हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे टॉपिक का नाम है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। हमारे जो टॉपिक है आज का वो है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। शिक्षण के जो सूत्र हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो शिक्षण के सूत्र होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं, ये सारे आधारभूत होते हैं। ये फंडामेंटल होते हैं, ये ग्राउंड होते हैं, ये आधार होता है, ग्राउंड के साथ ये बेसिस होता है। ये गाइडेंस होते हैं, ये गाइड करते हैं, ये गाइडेंस होते हैं। किसके लिए गाइड करते हैं? ये टीचर को गाइड करते हैं। किसको गाइड करते हैं? टीचर को। टीचर को क्या गाइड करते हैं कि उसका जो फ्यूचर एक्शन होगा, टीचर के जो फ्यूचर एक्शन होंगे या टीचर की जो फ्यूचर एक्टिविटी होगी वो किन ग्राउंड पर हो, किस बेसिस पर हो, ताकि वह सक्सेसफुल तरीके से क्या करा सके, सक्सेसफुल तरीके से टीचिंग करा सके। ये साइकोलॉजिकल भी हैं। ये क्या है? साइकोलॉजिकल हैं। ये प्रूव किए गए मैगजिम्स हैं जो हर सब्जेक्ट में अप्लाई होते हैं। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग जो हैं वो फंडामेंटल आधारभूत होते हैं। ये ग्राउंड है, ये बेसिस है, ये गाइड करते हैं टीचर को। ये टीचर को गाइडेंस प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? फ्यूचर एक्शन के लिए। जब वह अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ करे तो वह किन बातों को ध्यान में रख कर करे और किस तरह से वह अपने टीचिंग जो उसका जॉब है उसको किस तरह से एम्प्लाई करे ताकि वह सक्सेसफुल मैनर में टीचिंग करा सके। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, बहुत से मैगजिम सजेस्ट किए गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा मैगजिम जो है वो महत्वपूर्ण है और किस तरह से वह आगे टीचिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है और किस तरह से सजेस्ट करता है। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कोई ज़रूरी नहीं है, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। हम जब पढ़ रहे हैं तब इनका ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को ही क्या कह सकते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को ही कह सकते हैं ईजी टू डिफ़िकल्ट। इसी को क्या कह सकते हैं? ईजी टू डिफ़िकल्ट। इसका मतलब है कि कठिनाई का स्तर, जब कोई विषय पढ़ाना शुरू करे तो कठिनाई का स्तर कैसा होना चाहिए? वह कम होना चाहिए, वह इजी लेवल होना चाहिए, उसके बाद मीडियम होना चाहिए और फिर उसके ऊपर जाना चाहिए। सिंपल का मतलब भी साधारण है और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित है। इसका मतलब है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ना चाहिए। पहले कैसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए? पहले इजी चीज़ें पढ़ानी चाहिए और डिफ़िकल्टी लेवल को ग्रेजुअल इंक्रीज करना चाहिए। द डिफ़िकल्टी लेवल, जो कठिनाई का स्तर है, द डिफ़िकल्टी लेवल शुड बी इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। द डिफ़िकल्टी लेवल शुड बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, वह ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। ग्रेजुअली क्या होता है? क्रमिक रूप से। क्रमिक का मतलब है सने सने, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कठिनाई स्तर को बढ़ाना चाहिए। कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले कैसे फैक्ट्स प्रस्तुत करने चाहिए? जो सिंपल हो, सीखने में जो आसान हो, वैसे तथ्य बच्चे को, वैसा नॉलेज सबसे पहले दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा हमारे सामने जो मैगजिम्स है जो विद्वानों के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, जो टीचिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो इजी टू डिफ़िकल्ट के साथ ही सेकंड है नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन। अब नॉन का मतलब क्या होता है? नॉन, देखो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में और बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें और भी बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसको केवल नॉलेज के तौर पर, रिवीजन के तौर पर एक बार देख रहे हैं। तो नॉन टू अननोन का मतलब ये हो गया, नॉन चीज़ें वे होती हैं जिनको बच्चा पहले से जानता है। तो नॉन का मतलब होता है द प्रीवियस नॉलेज। नॉन का मतलब होता है द प्रीवियस नॉलेज। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन कहते हैं। और अननोन चीज़ें जो है इसका मतलब है द न्यू नॉलेज। द न्यू नॉलेज, इसका मतलब है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से न्यू नॉलेज को क्या करना चाहिए? उसे कनेक्ट करना चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जब कनेक्ट किया जाता है
कनेक्ट किया जाता है वही क्या कहलाती है, वही लर्निंग कहलाती है। वही क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। वही स्कीमा का डेवलपमेंट कहलाता है। जो स्कीमा का डेवलपमेंट भी है वही है कि बच्चे जो पूर्व में जानते हैं उसका शिक्षक को यूज़ करना चाहिए और उसी नॉलेज को क्या करना चाहिए, रिफाइंड करना चाहिए। चाहे परिष्कृत शुद्ध बनाए, चाहे उसका विस्तार करे, चाहे उसको एक्यूरेट बनाए, तो वह प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। तो नॉन टू अननोन चलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लर्नर का प्रीवियस नॉलेज है, द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, लर्नर का जो प्रीवियस नॉलेज है, द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड, उसको काम में लेना चाहिए। शुड बी यूज्ड एट फर्स्ट स्टेप, एट फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण में उसको क्या लेना चाहिए, उसे काम लेना चाहिए। किसको काम लेना चाहिए, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए और उसकी जानकारी होने के बाद में शिक्षक को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उसे उन तथ्यों से रूबरू कराना चाहिए। वही जानकारियाँ उसे देनी चाहिए जिनसे वह क्या है, महरूम है, जिनसे वह अनजान है, जिनसे वह अननोन है। तो इसलिए टीचिंग जो है वो नॉन टू अननोन बढ़नी चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट बढ़नी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में टीचिंग होनी चाहिए। अगला जो मैगज़ीम है, जो टीचिंग के मैगज़ीम सजेस्ट किए गए हैं, उनमें जो अगला मैगज़ीम है वो अगला मैगज़ीम है सीन टू अनसीन, सीन टू अनसीन। तो ये वही बात है, सीन टू अनसीन को आप क्या कह सकते हैं, सीन टू अनसीन को मतलब कह सकते हैं नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन भी हो सकता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हो सकता है। और जो चीज़ें निय होती हैं, जो चीज़ें पास में होती हैं, वे चीज़ें क्या होती हैं, सीन होती हैं। एक बच्चा अपनी फैमिली में जब रहता है तो फैमिली में रहने वाली या फैमिली में पाई जाने वाली सभी जो चीज़ें होती हैं उनसे वह परिचित होता है, उनसे वह क्या होता है, परिचित होता है। तो परिचित का मतलब ही क्या है, परिचित का मतलब फैमिलियर होता है। परिचित का मतलब क्या होता है, फैमिलियर होता है। और नियर टू उसे किधर जाना चाहिए, फा, उसकी रेंज धीरे धीरे वाइड होनी चाहिए। उसका जो स्तर है ज्ञान का वो धीरे धीरे विस्तृत होना चाहिए और विस्तार जो है वो दूर जाने पर ही होगा। और जब विस्तार दूर जाएगा तब निकलेगा, अपने घर से बाहर जब जाएगा तो वह उन चीज़ों से परिचय होगा उसका जो चीज़ें उसने कभी देखी नहीं हैं। उन जिन चीज़ों से वह क्या है, जिन चीज़ों से वह अनफेमिलियर है। अनफेमिलियर का मतलब जिन चीज़ों से वह अपरिचित है, जिन चीज़ों से वह क्या है, अपरिचित है। इसलिए नॉलेज जो है वो नॉलेज बच्चे को जब दिया जाता है, जब टीचिंग करवाई जाती है तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचिंग सीन टू अनसीन चलनी चाहिए। इसका मतलब वे चीज़ें पहले सिखाई जानी चाहिए जिन चीज़ों को बच्चा पहले देख चुका है या जिन चीज़ों को वह जानता है। जो चीज़ें उसके आसपास में पाई जाती हैं उनको वह आसानी से जोड़ लेगा। और जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों को वह जानता है वह उसका प्रीवियस नॉलेज होता है और प्रीवियस जो नॉलेज होता है वही क्या कहलाता है, वही नॉन थिंग्स कहलाती हैं। और जिन चीज़ों को वह अब सीखेगा वे चीज़ें क्या कहलाएंगी, वे चीज़ें अननोन हैं, वो उसके लिए अनफेमिलियर हैं। जो कहाँ पाई जाती हैं, जो उससे दूर पाई जाती हैं, जिनसे वह कभी परिचित नहीं हुआ, जिनको उसने कभी देखा नहीं तो वो क्या है, वो अनसीन है। इसलिए टीचिंग जो है इस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। अगला हम देखें, अगला जो कंसेप्ट है, अगला जो मैगज़ीम है टीचिंग से रिलेटेड है, अगला मैगज़ीम है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अगला कौन सा है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो याद रखें कि कंक्रीट चीज़ें वे चीज़ें होती हैं जिनका कोई रूप होता है, जिनकी क्या होती है, जिनकी कोई फॉर्म होती है, जिनका कोई फॉर्म होता है, जिनका कोई रूप होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट किन्हें कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इनको कहते हैं जो जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, जिनकी कोई क्या नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है। ये केवल और केवल क्या किए जा सकते हैं, इनको केवल सोचा जा सकता है, इनके बारे में केवल सोचा जा सकता है, इनके बारे में केवल इमेजिनेशन किया जा सकता है, इनके बारे में केवल क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इनके बारे में फील किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है बच्चे को सबसे पहले वस्तु के रूप से परिचित करा देना चाहिए कि ये वस्तु ऐसी होती है।
जब बच्चा उस वस्तु को एक बार देख लेगा, जब वो उससे सीन हो जाएगी, जब वह उससे परिचित हो जाएगा, तो फिर उस वस्तु की अनुपस्थिति में भी वह उस वस्तु के बारे में सोच सकेगा। उस वस्तु की इमेज, उस वस्तु की जो इमेज है वो उसके मस्तिष्क में बन गई है और वह उसकी अनुपस्थिति में उससे दूर रहकर भी उसके बारे में सोच सकेगा। और उससे दूर रहकर जब वह सोच पा रहा है तो वो उसकी कैसी थिंकिंग है, वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो वह वस्तु जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में बच्चा पहले सोच नहीं सकेगा जब तक उससे कभी ना कभी परिचित नहीं हुआ होगा, कभी ना कभी रूबरू नहीं हुआ होगा। इसलिए बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, वस्तु के रूप से परिचित करा देना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, इसका उदाहरण देकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा बच्चा है, आपके घर में छोटा बच्चा है, आपका भतीजा है। आप मार्केट आए हैं, आप जब मार्केट आए हैं तो आज आप उस बच्चे के लिए क्या लेके गए, एक टॉफ़ी लेकर गए। और बच्चे ने पहली बार क्या देखी, टॉफ़ी देखी। आपने उसको छील के दी और उसका रैपर हटा के दिया। रैपर हटा के देने पर उस बच्चे ने देखा, वो अवलोकन कर रहा है, इमिटेशन करने का प्रयास करेगा। उसने उसे खाया, उसे अच्छी लगी, उसने देख लिया। वह सारे दिन करते घूमेगा, टोपी 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 कुछ भी करते हुए, जैसे भी उसकी तुतलाई हुई आवाज़ है उसमें वह बोलेगा। उसके बाद में अन्य दिन, अगले दिन या एक दिन छोड़कर जब आप वापस से मार्केट गए, तो आप मार्केट जब गए तो उसके लिए आप जाते समय आइसक्रीम लेके चले गए हैं। आप जब उसके लिए आइसक्रीम लेके चले गए हैं तो उसको कहा गया है कि ये आइसक्रीम है। ये क्या है, आइसक्रीम है। उस बच्चे से जब पूछा जाए कि पहले क्या लाए थे, तो आज टॉफ़ी नहीं लाए। आज टॉफ़ी नहीं लाए तो टॉफ़ी और आइसक्रीम दो शब्द उसने सीख लिए हैं और उनसे वह प्रत्यक्ष परिचित भी हो गया है। अब किसी अन्य दिन आप मार्केट में आए और मार्केट में जाने के बाद आप उसके लिए बिस्किट लेके गए हैं, बिस्किट लेके चले गए। बिस्किट से वह पहली बार परिचित हो रहा है, लेकिन बिस्किट का उसने प्रत्यक्ष रूप देख लिया है। जब बिस्किट का उसने प्रत्यक्ष रूप देख लिया है तो अब वह क्या करने लगा है, अब वह टॉफ़ी में, आइसक्रीम में और बिस्किट में, तीनों में डिफ्रेंशिएट करने लगा है, अंतर करने लगा है। क्यों करने लगा है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से वह पहले क्या था, अपरिचित था, लेकिन अब उसको इन चीज़ों के गुणों का पता चल गया। अब इन चीज़ों से वह परिचित हो गया। तो जब वह इनसे परिचित हो गया तो इन चीज़ों, अब आप किसी रोज़ मार्केट जाएं और वहाँ जाते समय आप बच्चे को पूछें कि क्या लेकर आना है, तो जब क्या लेकर आना है जब ये पूछा जाए तो बच्चा आसानी से तीनों में से कोई एक चीज़ का नाम ले देगा, क्योंकि उस चीज़ की अनुपस्थिति में वह बच्चा क्या कर लेगा, उसको थिंक कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, उसको फील कर सकता है। और ये पहले वो उसका बेसिस क्या बना, क्योंकि उसको कंक्रीट नॉलेज उसका हो चुका है। तो कंक्रीट नॉलेज होने के बाद ही वह क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए आजकल की जो बुक्स होती हैं उनमें 3D इमेजेस बनी हुई रहती हैं, 3D पिक्चर्स होती हैं। उनकी मदद से बच्चे को प्रत्यक्ष नॉलेज दिया जाता है, ताकि बच्चा जिस चीज़ को देख ले, एप्पल वगैरह इस तरह से बनी होती हैं जैसे एक्चुअल हो, रियल इमेजेस होती हैं। तो ये 3D इमेजेस इसीलिए होती है कि बच्चे को कंक्रीट नॉलेज देना चाहते हैं। तो कंक्रीट नॉलेज का बहुत बेनिफिट होता है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चा बढ़ता है। आगे हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगला जो मैगजीम है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो मैगजीम्स हैं वो टीचिंग में बहुत क्या होते हैं, टीचिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगला जो है वो होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। आपको पता है कि ये जो हुल है ये गेस्टाल्ट थ्योरी होती है। हुल जो है वो कौन सी थियरी होती है, वो गेस्टाल्ट थियरी होती है। ये इसका मतलब ये है होल टू पार्ट का मतलब साइकोलॉजिकल है। इसका मतलब है जब कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन, कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ओवरऑल आइडिया दे दीजिए। ओवरऑल आइडिया जब बच्चे को हो जाएगा तो उसके बाद उसे किस में पढ़ाइए, आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाइए। जैसे हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई, सबसे पहले दूर हमें खड़ा हुआ या फिर थोड़ी सी दूरी पर हमें कोई ट्री नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले संपूर्ण ट्री नज़र आएगा। ट्री नज़र आने के बाद हम किस पर ध्यान दे सकते हैं, फिर उसकी ब्रांचेज पे ध्यान दे सकते हैं, फिर उसकी लीव्स पर ध्यान दे सकते हैं, लीव्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसके स्टेम यानी तने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें संपूर्ण दिखाई दिया, संपूर्ण का मतलब है होल ट्री दिखाई दिया। उसी प्रकार से कोई भी जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो टीचर को सबसे पहले उसके बारे में ओवरऑल आइडिया जो है वो कन्वे कर देना चाहिए। जब ओवरऑल आइडिया कन्वे हो जाएगा
तो बच्चा जो है ईजीली क्या कर सकेगा, ईजीली लर्न कर सकेगा। इसलिए होल टू पार्ट टीचिंग होनी चाहिए, जिसकी सहायता से लर्नर जो है वो आसानी से क्या कर लेता है, आसानी से कैच कर लेता है और वह आसानी से समझ पाता है। तो ये साइकोलॉजिकल वे है जो गेस्टाल्ट थ्योरी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा लिखा नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मैगजिम्स की तरफ। नेक्स्ट मैगजिम हमारा जो टीचिंग से रिलेटेड है वह नेक्स्ट मैगजिम है इंडेफिनेट टू डेफिनेट। अगला है इंडेफिनेट टू डेफिनेट। इंडेफिनेट टू डेफिनेट, जाहिर सी बात है इंडेफिनेट टू डेफिनेट का मतलब है कि बच्चा लर्निंग क्या होती है, लर्निंग जो है लर्निंग क्या है, लर्निंग में कुछ गुण होते हैं। लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में सबसे पहला जो गुण होता है वह लर्निंग का पहला गुण होता है रिफाइनमेंट का। लर्निंग का पहला गुण होता है रिफाइनमेंट का। रिफाइनमेंट का मतलब होता है शुद्धिकरण, परिष्करण। पहले से बच्चा जो कुछ भी जानता है, पहले से जो कुछ भी बच्चा जानता है ज़रूरी नहीं है वह एक्यूरेट हो, ज़रूरी नहीं है वह करेक्ट हो। इसलिए बच्चा पहले से कई चीज़ों को क्रेम करके भी रखता है। बच्चा पहले से कई चीज़ों को क्या करके रखता है, कई चीज़ों को क्रेम करके भी रखता है। तो क्रेम करके रखता है तो बच्चे का जो नॉलेज है उसको क्या देना चाहिए, उसको शुद्ध भी बनाना है, परिशुद्ध भी बनाना है, उसके साथ उसे एक्सपेंशन भी देना है। एक्सपेंशन यानी विस्तार, उसको विस्तार भी देना है। पहले से उसने जो सीख रखा है हो सकता है कि वो रॉन्ग हो, तो उस रॉन्ग को तो क्या करना है, रिफाइनमेंट करना है। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको हटाना है, जो एरर्स हैं, जो कमियां हैं उनको रिमूव करना है। और उसको ये बताना है। कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि बच्चा क्या नहीं करता, बच्चे ने सीख जरूर रखा है लेकिन क्यों होता है ऐसा वो क्यों नहीं जानता है, उसके पीछे का लॉजिक वह नहीं जानता है। वह केवल और केवल क्या है, वो केवल और केवल कन्फ्यूजन में रहता है, उसे सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो शुरुआती जो नॉलेज है वो उसका इंडेफिनेट होता है। तो ये प्रीवियस नॉलेज जो है उसका वो इंडेफिनेट है। इस प्रीवियस नॉलेज से उसे न्यू नॉलेज की तरफ बढ़ाना चाहिए और उसका न्यू नॉलेज जो होगा वो कैसा होगा, वो डेफिनेट होगा। तो उसे इस तरह से टीचिंग करवानी चाहिए कि वह इंडेफिनेट टू डेफिनेट की तरफ आगे बढ़े। तो टीचिंग लर्निंग जो है, टीचिंग का मेन जो मोटो होता है, मेन जो मोटिव है, गोल है, एम है, ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह क्या होता है, वह लर्निंग होता है। और लर्निंग में क्या शामिल है, लर्निंग जो है वो सुधार्य भी होती है, संशोधन भी करती है, विस्तार भी करती है, सारा चीज़ें इसमें शामिल होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से आगे बढ़ता है। कौन सा, कोई भी जो टीचिंग लेसन है, कोई भी जो टीचिंग प्लान है उसमें इंडेफिनेट टू डेफिनेट बढ़ने का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो मैगजीम है टीचिंग का, वो नेक्स्ट मैगजीम है एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब सीधा सा ये है कि सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का मतलब क्या है, डीप। एनालिसिस का मतलब है डीप एंड डिटेल, डीप एंड डिटेल्ड स्टडी, डीप एंड डिटेल्ड स्टडी। किसी भी चीज़ की जब डीप एंड डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो फिर उससे क्या निकल कर आएगा, फिर उससे रूल्स निकल कर आएंगे। उससे क्या निकल कर आएंगे, उससे लॉज निकल कर आएंगे, रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स। या यूँ कहें कि जब किसी चीज़ के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे, आप सीधा सा इसको ये समझिए कि सबसे पहले बच्चे को विस्तार में पढ़ाना चाहिए, डायरेक्ट नोट्स नहीं पढ़ाने चाहिए। नोट्स का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मेन टॉपिक्स नहीं पढ़ाने चाहिए। जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो क्या होता है, सारांश होता है। वो क्या होता है, सारांश। तो सारांश जो है वो पहले बता दिया तो बच्चा क्या नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चे को डिटेल्ड स्टडी करानी चाहिए। बच्चे को जब डिटेल में बताया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है, उपयोगिता का जो सिद्धांत है, वो अपनी नीड पर जो आधारित है, उसकी आवश्यकता पर जो आधारित है, उनको क्या कर लेगा, उनको चूज कर लेगा। और उनको चूज करने के बाद वह डिटेल में स्टडी करने के बाद में क्या करेगा, वह स्वयं जब नोट्स बनाए, स्वयं जब मेन पॉइंट्स को कलेक्ट करे, एक्यूमुलेट करे, वह पुट डाउन करे, लिखे, छांटे, जो कुछ भी करे, तो वह क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का मतलब है समसप, सिंथेसिस का मतलब है सारांश, उसका मतलब है समरी। तो समरी पहले नहीं बतानी चाहिए, समरी पहले नहीं
मतलब होल चैप्टर की समरी को पहले नहीं बता देना चाहिए, पहले उसे एनालिसिस करने देना चाहिए। एनालिसिस का मतलब है उसे तुलना करने देनी चाहिए। जब वह कंपैरिजन करेगा तो कॉन्ट्रास्ट निकल कर आएगा, तो विरोध मतलब समान कौन सी चीज़ें हैं, असमान कौन सी चीज़ें हैं, गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, ये सब जब वह पता करेगा तो इसे क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। और जब वह इनको नियम बना लेगा, इनको सारांश के तौर पर छांट लेगा तो इसे क्या कहते हैं, इसे सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से क्या करवाना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस टीचिंग करानी चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस टीचिंग करानी चाहिए। नेक्स्ट है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। नेक्स्ट जो मैक्सिम है वो कौन सा है, वो है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। याद रखेंगे कि ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट मेथड, मैथमेटिक्स पढ़ाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, इंडक्टिव मेथड है। तो इंडक्टिव का मतलब आगमनात्मक है, आगमनात्मक का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स टू रूल, एग्जाम्पल्स टू रूल्स। शिक्षण कार्य जो टीचिंग जो होता है, टीचर के द्वारा जो कंडक्ट होता है, तो उसमें देखिएगा कि सबसे पहले बच्चे को कभी भी रूल्स नहीं बताने चाहिए। याद रखें कि यदि पहले रूल्स बता दिए गए हैं और बच्चे ने रूल को याद कर लिया है तो वह क्रेमिंग होती है। वह क्या होती है, क्रेमिंग होती है। बच्चे को सबसे पहले एग्जाम्पल्स देने चाहिए और एग्जाम्पल्स का बच्चा क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। जब बच्चा एनालिसिस करेगा उसका मतलब है उसने विस्तार से उसका अध्ययन किया है। विस्तार से अध्ययन करने के बाद वह क्या करेगा, वह रूल्स तक पहुंचेगा, वह लॉज तक पहुंचेगा और वह छांटेगा कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है। तो वह जब खुद करेगा तो लर्निंग बाई डूइंग होगी, और लर्निंग बाई डूइंग जब होता है, एक्टिविटी बेस्ड जब लर्निंग होती है तो वह इंटरेस्टिंग होती है और उसमें बच्चा जो है वो क्या लेता है, उसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसलिए इस तरह से स्टडी करवानी चाहिए, इस तरह से ही स्टडी चलनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स टू रूल। इसका मतलब है पहले बच्चे को क्या बताने चाहिए, पहले बच्चे को एग्जाम्पल्स देने चाहिए। बच्चे को जब एग्जाम्पल्स देंगे तो बच्चा क्या करेगा, एग्जाम्पल्स पहले देंगे तो उनमें तुलना करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा। तुलना और कॉन्ट्रास्ट करने पर उसको क्या मिलेगा, उसको समानताएं मिलेंगी, उसको असमानताएं मिलेंगी। तो वह क्या देखेगा, वह इन चीज़ों के बीच में तुलना करने पर नियम को स्थापित करेगा। इसलिए इंडक्टिव टू डिडक्टिव आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए, इंडक्टिव टू डिडक्टिव आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल टू रेशनल, रिसिप्रोकल टू रेशनल। अब रिसिप्रोकल क्या होता है, रिसिप्रोकल का मतलब होता है अनुभवजन्य। रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रिसिप्रोकल का मतलब है अनुभवजन्य। और अनुभवजन्य क्या होता है, अनुभवजन्य होता है प्रीवियस रो नॉलेज। बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट नॉलेज है, रो है, राइप नहीं है, रिपन नहीं है, पका हुआ नहीं है, या यूँ कहें कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये रो नॉलेज है और इसको अनुभव पर आधारित है। आप बच्चा जो है, बच्चा उसका किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो सही भी बन सकता है, गलत भी बन सकता है। आप किसी व्यक्ति से मिले, आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हो सकता है कि आप जिस दिन मिले हो वह फ्री हो, उस दिन फ्री हो तो वह आपसे 1 घंटे भर आराम से बैठकर बात करता है, आपको चाय पिलाता है, चाय पीता है और मजाक खूब बातें होती हैं। लेकिन उसी आदमी से आपका उस आदमी के प्रति संपर्क बन गया कि आज वो आदमी तो बहुत अच्छी तरह मिलता है, बहुत वो है, कॉर्डियल है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, सारी बातें हैं। आप दूसरे व्यक्तियों से भी उसके बारे में वैसी ही चर्चा करते हैं। आप वापस से गए या फिर आपके द्वारा बताया गया कोई व्यक्ति उसके पास गया और उस दिन उसे 2-3 काम है और वो बहुत बिजी है, तो वो आदमी आपसे सिर्फ और सिर्फ अभिवादन करके और सीधा निकल लेता है। तो आपका क्या हो गया, आपका जो पूर्व अनुभव था, आप कहोगे कि ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो ऐसा है ही नहीं, इसके बारे में तो गलत सोचते थे। तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ का एक बार देखने पर ही उसके बारे में क्या नहीं बना सकते, उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। ये रिसिप्रोकल लिख दिया जल्दबाजी में, ये एम्पायरिकल है। ये क्या है, एम्पायरिकल। एम्पायरिकल का मतलब है अनुभवजन्य। एम्पायरिकल का मतलब क्या है, अनुभवजन्य। एम्पायरिकल अनुभवजन्य होता है, प्रीवियस रो नॉलेज होता है। तो प्रीवियस रो नॉलेज है वो किसी भी लॉजिक पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका मतलब है कि
उसके बाद में बच्चे का नॉलेज किधर बढ़ना चाहिए, बच्चे का नॉलेज बढ़ना चाहिए लॉजिक की तरफ, बच्चे का नॉलेज किधर बढ़ना चाहिए, लॉजिक की तरफ। तो एम्पायरिकल टू रेशनल, एम्पायरिकल टू रेशनल टीचिंग होनी चाहिए, पर्टिकुलर टू जनरल होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए, पर्टिकुलर टू जनरल होनी चाहिए, पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ एक बार में एक चीज़ सिखाई गई, एक चीज़ सिखाने के बाद में वैसी ही चीज़ जब और आ गई तो वे सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, वे आम होनी चाहिए, वे क्या होनी चाहिए, वे समान होनी चाहिए। जनरल यानी सामान्य, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल में एक जगह कोई चीज़ काम आई, किसी तीसरे एग्जाम्पल में वही चीज़ काम आई, सातवें एग्जाम्पल में वही चीज़ काम आई। इसका मतलब है कोई चीज़ समान उदाहरण में आने पर इसी तरह से उपयोग होती है। ये चीज़ छांटना जो समसप होता है, जो लॉज होता है, जो रूल्स होता है, वो रूल ही क्या होता है, वो रूल ही जनरल होता है, वो रूल ही क्या है, जनरल होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार जब किया जाएगा तो वही जनरलाइजेशन है, वही क्या है, सामान्यीकरण है। जनरलाइजेशन क्या है, सावन का महीना है, इसमें जनरल चीज़ है कि इसमें बारिश होगी, ये क्या है, जनरलाइजेशन है, ये क्या है, जनरलाइजेशन। लेकिन सर्दी में बारिश हुई तो वो पर्टिकुलर है, वो पर्टिकुलर है तो उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, वो अलग चीज़ है। इसका मतलब है पर्टिकुलर टू जनरल, टीचिंग जो है वो पर्टिकुलर टू जनरल होनी चाहिए। इस तरह से हमने कुछ मैगजीम्स देखे। ये जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है ये इसी तरह से टीचिंग में प्रोसेस होती है। ये प्रोसीजर बताते हैं कि टीचिंग की जो प्रोसीजर है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, टीचर को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। इनके बारे में एक ग्लांस के तौर पर, एक झलक के तौर पर आपको बताया गया है। इसमें कोई भी चीज़ें और इंसर्ट होंगी तो आप इसमें और जोड़कर और फिर आराम से स्टडी कर सकते हैं। आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताएं। आप जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद।